कैसे रिक्शा चालक की बेटी बनी मुखिया। बेटी के मुखिया बनने के बाद आज भी चला रहे हैं रिक्शा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मां ने की मजदूरी। संघर्ष की सच्ची और प्रेरणादायी एक आदिवासी परिवार की क्या है कहानी। कैसे अपने पंचायत को संवारना चाहती है मुखिया। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बताऊं उससे पहले एक पंक्ति आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं कि मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। कुछ ऐसे ही सोच रही एक आदिवासी परिवार की। वो रिक्शा चलाते थे, उनके बेटे बेटियां थीं और मन में एक ख्वाहिश कि दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनके भविष्य को गढ़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी, रिक्शा खींचना शुरू कर दिया। कभी कभी तो खाने के लाले भी पड़ने लगे। पैसे नहीं होते थे कि स्कूलों की फीस जमा की जा सके। ऐसे में पत्नी का साथ मिला और पत्नी ने मजदूरी की, रेजा का काम करने लगी ताकि बच्चों के फीस जमा किया जा सके, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो जुड़े रहे ट्राइबल इंडिया टीवी में और इस एक्सक्लूसिव प्रेरणादायी खबर को अवश्य देखें कि कैसे एक आदिवासी परिवार संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुंचा, लेकिन आज भी अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी भी अपने जीने का अंदाज मत खोना। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आज हम आपसे एक संघर्ष, एक जुनून, एक प्रेरणादायी सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। कैसे एक रिक्शा चालक के आदिवासी बेटी मुखिया बनी। एक लंबा संघर्ष, हर दिन जिंदगी से जद्दोजहद, रिक्शा चलाकर परिवार को पालना भारी पड़ रहा था। तब पत्नी ने रेजा का काम शुरू किया। खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। रेजा कुली कमाते थे, काम करने जाते थे। कितना मिलता था उस समय? 10 रुपया, 40 रुपया मिलता था। उसी से चलाते थे। कभी ये लोग छोटा छोटा था उस समय, लाते थे किलो चावल, 2 किलो चावल लेके आते थे, कमाते थे यार। उसी वही पैसा से किसी तरह से बच्चा लोग को खिलाते पिलाते थे। जब बड़े हो गया ये लोग, तब बढ़ते बढ़ते जब ये लोग को स्कूल भेजने लगे, कितना महीने से लुका छिपा के पैसा जमा करते थे। तब अनिमा को एडमिट किए, स्कूल में एडमिशन किए। उसके बाद से तो इधर जाए कुली कमाते कमाते खटते खटते तब से 40 रुपया से हो गया 50 रुपया, 50 रुपया से हुआ 100 रुपया। इतना दिन तक कमाते रहे। बच्चों के लिए दिन रात रिक्शा चलाना पड़ रहा था ताकि बच्चों के भविष्य को गढ़ा जा सके। एक छोटे से खपड़े मकान में रहते थे, सुविधाओं की अभाव थी। कई परेशानियां हर दिन सामने आती थी। हाथ में कुछ पैसा आता तो घर का चूल्हा जलता, कभी कभी तो खाने के लाले भी पड़ जाते थे। स्कूल की फीस देने में भी कठिनाइयां होती थी, लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल थी। हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे। थके हारे घर आते बच्चों को देखकर चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। तब बेटी अनिमा छोटी थी, स्कूल में पढ़ रही थी, अपने माँ बाप की परेशानियों से वाकिफ थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। जब हम नहीं कमाते थे तो कुछ उन लोग का फीस नहीं पूरा होता था, कभी किताब कॉपी नहीं पूरा होता था, कभी कपड़ा लत्ता नहीं पूरा होता था, कभी चप्पल जूता नहीं होता था पूरा। क्या करेंगे? जो भी होता था वो खाना पीना मिलता था। ठीक थे तब तक तो हम कमाए खिलाए, लेकिन जब मेरा पैर हाथ गिर गया तब से तो हम कुछ करने नहीं सके। क्या करेंगे? तमाम परेशानियों को देखकर
घर के किसी कोने में बैठकर सिसकती रही। आने वाले दिनों के बारे में सोचती रही। वो जानती थी कि बिना शिक्षा के कुछ भी कर पाना असंभव है। वो पढ़ना चाहती थी। किसी भी तरह माँ बाप पढ़ाने के लिए आगे आए। आत्मविश्वास गजब की थी। हर दिन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ती रही, पढ़ती रही। रिक्शा का पहिया थमा नहीं, घूमता रहा और एक दिन वक्त का पहिया भी घूमा। एक सुखद एहसास के साथ, लंबे अंतराल के बाद, एक अंतहीन संघर्ष के साथ बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे, अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। कोई सोच नहीं सकता था बड़ी बेटी अनीमा मुखिया बन गई। पंचायत का प्रतिनिधि के रूप में चुन ली गई। गरीब परिवार की बेटी, रिक्शा चालक की बेटी मुखिया बन गई। एक बड़ी जिम्मेवारी निभा रही हैं। अपने बीते दिनों की संघर्ष को याद करती हैं। मुखिया अनीमा चाहती हैं कि जिस तकलीफ, जिस परेशानियों का सामना उन्हें और उनके परिवार को करना पड़ा, वैसी परिस्थिति किसी के साथ ना हो। इसी रिक्शे ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक परिवार का सदस्य के रूप में, हम सफर के रूप में रिक्शा ने ही उस परिवार की गाड़ी को खींची है और इसलिए वो आज रिक्शा चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मुखिया अनीमा के पिता आज भी रिक्शा चलाते हैं। कहते हैं यही रिक्शा का पहिया घूमता है तब परिवार की गाड़ी चलती है। मेरा सुख दुख का साथी है, मेरा हम सफर है। मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब तक हो सकेगा रिक्शा चलाता रहूंगा। तकलीफ आता था, उसमें पढ़ाई लिखाई में थोड़ा डिस्टर्ब होता था, कमाई नहीं होता था, उस टाइम में दिक्कत होता था हम लोग को। तो आपकी बेटी अब मुखिया बन गई है, कैसा लगता है? अच्छे लगती है। अब मुखिया बन गया, हमारा कमाई से वो लोग मेहनत किए हैं हम, तो वो लोग मुखिया बड़ा आदमी बना। अच्छा, और बेटा क्या करता है? बेटा अभी सर्विस कर रहा है CSM में। अच्छा, तो एक है CISF में, बेटी मुखिया बन गई, और एक बेटी दिल्ली में रहती है। अच्छा, तो ये सब सारा रिक्शा चला के आपने बच्चों को शिक्षित किया, पढ़ा लिखा किया? हाँ, अपना रिक्शा चला के वो लोग को बड़ा बना दिए। तो आप जिस रिक्शा पे बैठे हैं यही रिक्शा है? यही रिक्शा है। 40 साल से आपका साथ निभा रहा है? हाँ, 40 साल से। तो क्या अभी भी रिक्शा चला रहे हैं आप? हाँ, अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। काहे जब तक शरीर तब तक मेहनत करना है, एक दो पैसा हमारा बचेगा बोल के। तो लोग नहीं बोलते हैं कि इसका बेटा CISF में है, बेटी मुखिया बन गई है, और फिर भी आप रिक्शा चला रहे? नहीं, हम वो लोग बोलता है हम जब तक हमारा शरीर है तब तक हम खटेंगे, मेहनत करेंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो जो सवारी बैठते हैं वो तो जानते नहीं होंगे कि इसका परिवार में बाल बच्चे लोग ऐसे पढ़ लिख के अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं, तो नहीं जान रहे होंगे? नहीं, बेटी मुखिया है, नहीं जानता है वो सब। तो कभी कभी तो आपसे बोलता होगा कि 20 रुपये भाड़ा है तो 10 रुपये ले लो। कभी कभी अच्छा से व्यवहार नहीं करते तो तकलीफ नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है? नहीं, हम जितना भी मिलता है उतना में खुश हो जाते हैं। यहाँ से कहाँ तक जाते हैं रिक्शा लेके? यहाँ से ले जाते हैं हटिया तक जाते हैं। हटिया तक? और कितने बजे रात तक चलाते हैं? सुबह से? सुबह से लेके आपको 7 बजे तक। 7 बजे तक। मुखिया अनीमा कहती हैं मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। राजनीति में आना, प्रतिनिधित्व करना है तो अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, खुद को साबित करना होगा। वैसे समाज में सबको मिलजुल कर रहना है, यहाँ सब अपने हैं। कहाँ गए थे? इधर सुबह से बैठल ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा घूमने आए? हाँ। अच्छा, और वो काम सब हुआ कि नहीं आपका? हो गया। हो गया? हाँ। क्या चीज के लिए तो करवा रहे थे? अरे मैया BED ना कर रही है। हाँ। बड़की, तो मतलब लिख रही है परीक्षा, तो अब पैसा तो हम तो लंगड़ा आदमी, घर में भी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए तो हम 20 मिल बिक्री कर दिए। अच्छा। हो गया ना काम? अभी मैया लिख ली एग्जाम? हाँ, लिख रही है, और 2 बाकी है। अच्छा, एग्जाम चल ही रहा है। हाँ, खुदी पंचायत की मुखिया है, वो मेरी दीदी है और उनकी मैं बहू हूँ। और दीदी मतलब कि उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। शुरू में से बहुत संघर्ष की है। जैसे इस घर के हालात जिस तरह से थे,
जैसे मम्मी पापा रिक्शा चलाते थे, और सासू माँ भी जिस समय काम करने सकती थी उस समय पूरा काम की। और सबसे बड़ा हाथ तो माँ का ही है बोलूँगी, क्योंकि माँ के द्वारा ही मेरा हस्बैंड अभी सीआईएसएफ में है, और वो बहुत अच्छे हैं वो भी, और दीदी भी। और उन दोनों को पढ़ाने लिखाने में माँ बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। पापा तो रिक्शा चला के ही दोनों को पढ़ाए और एक मिसाल कायम किए हैं दीदी को उस लेवल तक जाने के लिए भी। और जिस तरह से हस्बैंड बतलाते हैं कि बहुत हमारे जीवन में बहुत संघर्ष हुआ, कभी कभी खाना मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, ऐसा बड़े हुए हैं, ऐसा बोल के बोलते हैं। लेकिन अपना संघर्ष, जो आगे बढ़ने का जो संघर्ष था, उसको उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। सबका आशीर्वाद मिल रहा है। बहरहाल आइए हम आपको फूदी पंचायत की मुखिया अनीमा से रूबरू कराते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने उनसे बातचीत की। सुने उनकी संघर्ष भरी जीवन की बात, उनके मुखिया बनने तक का सफर कैसा रहा। सभी को फिर से एक बार जोहार। मैं फूदी पंचायत की मुखिया अनीमा कच्छप, और चूँकि मैं शुरू से ही लोगों की सेवा करते आई हूँ, और अन्य बहुत सारे माध्यमों के द्वारा मैं लोगों के साथ, मैंने लोगों के बीच में रही हूँ, और उनके हर ज़रूरतों को, कभी ऐसा होता है तो छोटी छोटी ज़रूरतों को उनको मदद करना, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को उनको अवेलेबल कराना, और कुछ ऐसे समस्याएं जिनको कि लगता था कि अगर कुछ पावर हो या फिर कोई अगर ज़्यादा मेरे हाथ में ऐसा रहे तो हम इनको और मदद कर पाएँ, इस तरह से महसूस होता था। और इन्हीं सब के बावजूद ऐसा आया कि मेरे मन में कि जब पंचायत का चुनाव का जैसे उल्लंघन हुआ, पंचायत चुनाव का जैसे हवा चली, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक बार कोशिश करती हूँ। फिर मैंने इसके लिए अपने को तैयार किया कि मैं मुखिया बनकर शायद कुछ और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। गांव में जो अभी बहुत सारा चीज़ों में गांव के लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो अगर शायद मुझे लगा कि मुखिया बन जाऊं तो बहुत हद तक काम कर सकूं। बहुत सारा ऐसा लगता था कि पावर हो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरह का भावनाएँ जो होती हैं वो मेरे अंदर में था, और इसी सोच को लेकर मैं मुखिया चुनाव लड़ी, और अभी मैं मुखिया हूँ। मेरा सोच था, मैं देखती थी जब काम लोगों का करना देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं वीडियो बनूं, लेकिन चूँकि मैं एक गरीब फैमिली की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और चूँकि गांव में मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो ऐसा था कि जल्दी ही शादी भी हो गई मेरी, तो उतना मेरा जो सोच था वो नहीं कर पाई। लेकिन मैं प्रयासरत रही, कुछ भी हो, लेकिन मैंने उस सिचुएशन से मैं कभी पीछे नहीं हटी, मैं लगातार जूझती रही और मैं आगे बढ़ती रही। परिवार, फैमिली, बच्चों को देखते हुए मैंने पढ़ाई जारी रखा, और मैंने बीएड तक पढ़ाई की, और अभी ऐसा भी मौका आया कि वीडियो तो नहीं बन पाई लेकिन मुखिया बन गई हूँ, और छोटा सा जो हमारा जो दायित्व होता है उसको मैं कर सकती हूँ। माँ बाबा का बहुत सहयोग रहा, हालांकि वे माँ मजदूरी करके किसी तरह हमारा भरण पोषण करती थी, और पिताजी रिक्शा चलाते थे। कई बार ऐसा होता था कि हमारे घर में कभी कभी चावल नहीं होता था, लेकिन इन सभी सिचुएशन को और इन्हीं सब की वजह से मेरे मन में आया कि किसी को ऐसा तकलीफ़ ना हो। मैं किसी भी रिक्शा चालक को देखती थी तो मेरे अंदर में बहुत सारी भावनाएं जाग जाती थी कि कैसे मैं इसको कुछ मदद कर पाऊँ, इस तरह से मेरे अंदर में होता था, और इन्हीं सब को लेकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हूँ, मैं इन्हीं भावनाओं को देखते हुए, इन्हीं माहौल को देखते हुए मुझे आज भी लगता है कि मैं कुछ करूँ लोगों के लिए। सबसे पहले तो जैसे ही मैं मुखिया बनी, मेरा मेन उद्देश्य था कि यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, यहाँ के जो 60+ थे, या फिर जो विधवाएँ हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको मैं मदद कर पाऊँ। और सबसे पहला मेरा यही रहा, पहला ग्राम सभा में मेरा इसी को लेकर रहा। अभी हमारे पंचायत में 95% लगभग हो चुका है, सबको पेंशन है, और जितने लोग अभी 60+ होते जा रहे हैं फिर उनको हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहला काम यही रहा, क्योंकि मेरा भी सोच था कि सबसे पहले मुझे ये काम करके उनका आशीर्वाद लेना है, और तब फिर आगे काम करूँगी। हमारे पंचायत के जो आने वाले भविष्य हैं, जो ज़्यादातर मैंने इस पर ही फोकस किया, और मेरा जो चुनाव लड़ने का ये मेन मुद्दा था
कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिस सिचुएशन से गुजरी वो किसी के साथ ऐसा सिचुएशन ना गुजरे। जो हमारे किसान वर्ग हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सिंचाई का सुविधा नहीं होने के वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते। जैसे एक सीजनली जो खेती है वो करते हैं, कहीं कहीं पर सुविधा हो पाता है, नदी है तो वहाँ से हो जाता है, लेकिन नदी भी सूख जाता है। तो इनके लिए बहुत सारा मैंने विभाग से बात किया, कृषि विभाग से, कि उनका सिंचाई का सुविधा हो जाए, ताकि जो हमारे गांव के ज़्यादातर लोग 99% लोग किसान हैं, और उनका अगर जीविका सही से चले तो बच्चा ऑलरेडी हमारा आगे बढ़ जाएंगे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत सारे योजनाएं हैं सरकार की कि हमारे युवा वर्ग, हमारे किशोर वर्ग, उनको हर तरह से जो भी उनका काउंसलिंग का ज़रूरत हो, ये सारा अभी इसके लिए हम लोगों ने पंचायत में लाइब्रेरी भी खोला हुआ है। पंचायत के बच्चों को यदि हम आगे ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पंचायत जो है बहुत सालों तक डेवलपमेंट करता रहेगा। अगर एक बार ये लाइन पे आ जाए तो हमारे पंचायत में, मैं चाहूँगी कि अगला जब यदि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन अगला मुखिया है तो उनको सोचना पड़े कि मैं क्या काम करूँ। मैं यही ऐसा ही पंचायत को देखना चाहती हूँ कि हर तरह से मेरा पंचायत जो है कि वो संपन्न हो, हर कोई खुशहाल ज़िंदगी जिए, यहाँ पर किसी को परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा देखें तो अभी हमारे पंचायत में आपसी मैटर ज़्यादातर आते हैं, और ज़्यादातर ज़मीन से रिलेटेड आपस में बहुत सारा विवाद हो जाता है। चूँकि अभी हमारा ये रांची से सटा हुआ एरिया है, और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो ज़मीन जायदाद को लेकर कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। बहुत सारा ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पर यही होता है। हर गांव में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन ज़्यादातर मुझको लगता है मेरे पंचायत का जो राय है, वहाँ पे जाइए तो ढंग का वहाँ पे रास्ता भी नहीं। अभी जैसे बारिश हो रहा है तो आप वहाँ पे जाने के लिए भी आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इतना रास्ता जो है वो लाल मिट्टी है और फिसलन है। आप जैसे मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं स्कूटी में जाती हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगी वहाँ पर, वो चीज़ है। और साथ में एजुकेशन को भी देखा जाए तो वहाँ के बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए भी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दूरी अगर देखें तो 7-8 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। तो वहाँ ज़्यादा उतना डेवलप अभी नहीं हो पाया है, तो वहाँ हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हर क्षेत्र में। मेरा प्रयास रहता है कि जैसा खूंटी का भी स्थिति बदला है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि जैसा खूंटी का माहौल आज से 10 साल पहले था वैसा अभी नहीं है। अभी बहुत कुछ बदल चुका है। तो चूँकि हमारे खूंटी जिला में नंबर 1 पे आता है, 1 नंबर पे आता है हमारा फूदी पंचायत, और मैं बार बार बोलती हूँ कि नंबर 1 पे है, नंबर 1 में ही रहना चाहिए मेरा पंचायत हर क्षेत्र में। केमिस्ट्री की टीचर थी, और जब प्रयोगशाला में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मैं उनको रिज़ल्ट दिखाई तो सिस्टर मेरे पास आकर मेरे कंधे में हाथ रखकर बोली कि बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो मैं बोली कि सिस्टर मेरे पापा रिक्शा चालक हैं। तो बड़े प्यार से बोलने लगी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं, तुम कार चलाओगी। वो बात मुझको आज भी बहुत याद आती है। मैं सबसे पहले तो पंचायत में मेरे जितने भाई बहन माता पिता हैं सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ, मैं उनको मदद कर सकूँ, और उन्होंने इतना प्यार दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि एक महिला होने के नाते और मुझको इतना प्यार दिया। मैं सोची नहीं थी कि मैं जीत पाऊँगी, लेकिन जो उन्होंने मुझे सराहा, सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।